नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए जल्दी से कमेंट में कैसे हैं आप सभी लोग। आ जाओ जो जल्दी आ जाओ कमेंट में। हम्म। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार फटाफट से कमेंट में आएंगे। कल की क्लास कैसी रही आप लोगों की? आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हाँ जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो। हेडिंग डालो। प्लेट्यू ऑफ इंडिया यानी भारत की पठार। ठीक है। प्लेट्यू ऑफ इंडिया यानी भारत के पठार। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें कि प्लेट्यू जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, देखो। प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो प्लेट्यू एक, हम यूं कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो प्लेट्यू होता है वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा हाई एलिवेटेड पोर्शन जिसका ऊपरी भाग समतल होता है उसी को पठार कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं। हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर विथ फ्लैट अपर पार्ट कॉल्ड प्लेट्यू। आगे बात समझ में? यानी कि ऐसी ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग समतल हो। पठार कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा अगर मैं बात करूंगा ऐसी ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग समतल हो उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा उसे पठार का नाम दिया जाता है। अब बेटा एक काम करना, क्लास एंड होने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे जाएंगे ना? देखो, आप क्लास एंड होने के बाद यूट्यूब पे जाएंगे। क्या हो गया इसमें? यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपको, नॉर्थ अमेरिका बाई विवेक सर। ये 2 घंटे 28 मिनट का वीडियो, एक बार इस वीडियो को ना चेक करना। ठीक है, इस वीडियो के क्रम को चेक करना आप लोग।
मैं वीडियो को चेक करना आप। और यहाँ पे मैंने पूरी ना एक कॉन्टिनेंट की मैपिंग कराई है, तो एक बार इसको रिव्यू भी करना है आप लोगों ने कि क्लास कैसी रही क्या है। ठीक है, ओके। चलो, गोपेश शर्मा का कमेंट आ रहा है, सर आपने कॉन्टिनेंट का जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं कराया है। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे क्या इशू है उसमें। जो कॉन्टिनेंट का जो वो सॉरी उसका ग्लेशियर का जो सीक्वेंस है उसमें क्या मिस्टेक है, आप मुझे बताओ। हाँ जी। ऐसी ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग समतल हो वो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे पठार कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं प्लेट्यू की बात करूंगा तो प्लेट्यू किसका रिजर्व माना जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें रिजर्व पाए जाते हैं किसके? रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इसमें खनिजों का भंडार पाया जाता है। खनिजों का भंडार होता है। आगे बात समझ में? इसमें क्या होता है? तो आपका आंसर होगा खनिजों का भंडार होता है। ओके, चलिए। इसमें सबसे पहले जो आएगा प्लेट्यू के टाइप में, उसे कहा जाएगा इनर माउंटेन प्लेट्यू। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है ना? अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा एक प्लेट्यू जो बना हुआ है किससे? जो माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है। प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन माउंटेन्स। पर्वतों के मध्य स्थित पठार। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आएगा? जैसे मालवा प्लेट्यू है, जैसे मेवाड़ प्लेट्यू है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड नंबर पे टाइप आएगा इसी में वॉल्केनिक प्लेट्यू। ज्वालामुखी पठार। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे ये मान के चलो हमारी अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ से इरप्शन होता हुआ आता है, और ऐसी सिचुएशन में ये मैग्मा जो है बहुत ही पतला मैग्मा है। मैग्मा कैसा है ये वाला? बहुत ही पतला मैग्मा है ये। ऐसे यूं यहाँ पे जमता हुआ चला जाता है, ऐसे यूं, ऐसे यूं जमता चला जाएगा ये लेयर्स की फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ही पतला मैग्मा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे कैसा है? लो डेंस मैग्मा बाहर आके क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा, डिपोजिट होगा। इसके डिपोजिशन से क्या बनेगी? बेसाल्ट रॉक बनेगी। आगे बात समझ में? इससे क्या बनेगी? तो आपका आंसर होगा बेसाल्ट रॉक बनेगी। ओके, मैं लिख रहा हूं यहां पे निम्न घनत्व वाले लावा जमाव से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। सही है। और याद रखना,
सबसे पहले क्या होगा, बेसाल्ट रॉक बनेगी, और इसी बेसाल्ट रॉक से फिर क्या होगा, ब्लैक सॉइल बनेगी। और जो ये इरप्शन होगा, इस इरप्शन को क्या कहा जाएगा, इसे फिसर इरप्शन कहा जाता है। यानी कि दरारी उद्गार कहा जाएगा। और ये इंडिया के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं। और इस प्रक्रिया से बना हुआ पठार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, इस प्रक्रिया से बना हुआ हमारे इंडिया का पठार है जिसे कहा जाता है डक्कन प्लेट्यू। कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। ओके, लिखो इसको जल्दी से। एक ये बच्चे का कमेंट आ रहा है कि वो ग्लेशियर सीक्वेंस पता नहीं क्या बता रहा है। मैं चेक करता हूँ। क्या लिखा है मैंने सीक्वेंस, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। क्या बता रहा था भाई, हिस्पर में क्या हो गया था, एक बार कमेंट करना। नोट हुआ। थर्ड टाइप लिखो इसी का, डिसेक्टेड प्लेट्यू। विच्छेदित पठार, ठीक है। डिसेक्टेड प्लेट्यू में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डेफिनेशन होगी, व्हेन अ प्लेट्यू एरोडेड बाय रिवर और अदर एजेंट, है ना। जब क्या हो, जब एक पठार का नदी या अन्य कारक अपर्दन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, यही आ जाएगा, ठीक। यही आ जाएगा। ओके, तीन प्रकार के पठार हैं।
देखो सीक्वेंस देखना उसका। ग्लेशियर्स का सबसे पहले आएगा आपका बटूरा, फिर आता है हिस्पर, फिर आएगा बाइफो, फिर आएगा बाल्टोरो, फिर नेक्स्ट आएगा कुडोस, फिर आएगा सियाचिन, फिर आएगा रीमो। ये सीक्वेंस है। ये हो जाएगा वेस्ट मोस्ट या वेस्ट में पड़ेगा, और ये वाले पड़ेगा ईस्ट में। तो अगर इसमें कुछ आप अपने नोट्स में चेक कर लो, कुछ अगर आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं। वो तो नहीं है जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सही सीक्वेंस ये है। ठीक है, हाँ भाई। अब आप लोग हेडिंग डालो, हमारे इंडिया में पेनिनसुला क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आगे बात समझ में। पेनिनसुला एक्चुअल में है क्या, पहले मैं समझाता हूं इसको। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं हम सबसे पहले। भाई अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ऐसा माना जाता है लगभग 3 से 4 बिलियन वर्ष पहले की बात है। हमारे भारत में सबसे पहले आर्कियन शील्ड का फॉर्मेशन हुआ। शील्ड का मतलब समझ में आता है, एक लार्ज प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, आर्कियन शील्ड का फॉर्मेशन हुआ। और बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ लो कि ये आर्कियन शील्ड ऐसे यूं बन गई, एक बड़ी शील्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि दक्षिण भारत में इसका निर्माण हुआ। अब आर्कियन शील्ड जो थी, इसमें से सेडिमेंट्स इधर यूं निकल लिए, यहां पे इसका इरोजन हुआ। आगे बात समझ में। और इसका इरोजन होने से यहां पे किसका निर्माण हुआ है, तो इसी का निर्माण होने से फिर यहां पर हुआ धारवाड़ रॉक का। किसका फॉर्मेशन हुआ यहां पे, धारवाड़ रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। यही कारण है कि धारवाड़ चट्टान जो है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मिनरल्स डिपॉजिट ज्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में फॉर्मेशन हुआ कहां से, कुद्रेमुख आप लोगों ने सुना होगा। कुद्रेमुख से लेकर के इधर सिंहभूम, कुद्रेमुख से लेकर के सिंहभूम तक ऐसे यूं एक बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस बेल्ट इज कॉल्ड आयरन ओर बेल्ट। इसे क्या कहा जाता है, आयरन ओर बेल्ट का नाम दिया जाता है। तो इस आयरन ओर बेल्ट में क्या पाया जाएगा, मिनरल्स पाए जाएंगे। अब कुछ इधर धारवाड़ से सेडिमेंट्स आए, कुछ आयरन ओर से सेडिमेंट आए, और एक नई सेडिमेंट्री रॉक बनकर तैयार हुई। इसी को कहा जाता है कुडप्पा रॉक। इसे क्या कहा जाता है, कुडप्पा रॉक सिस्टम कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी इसे क्या कहा जाता है, कुडप्पा रॉक सिस्टम कहा जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पेनिनसुला है उस पर आर्कियन रॉक सबसे पहले सील्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहां धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, यहां आयरन ओर बेल्ट पाई जाती है, और यहां पे साथ ही साथ कुडप्पा रॉक सिस्टम पाया जाता है। यही कारण है कि जो साउथ इंडिया है वो मिनरल रिच रीजन के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है नहीं, किसके अंतर्गत आता है, मिनरल रिच रीजन के अंतर्गत आता है। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा पेनिनसुला रीजन की, तो ये पेनिनसुला रीजन है क्या, पहले तो हमें यही समझना होगा। तो ये हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, आपका आंसर होगा ये है पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत का भाग है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका एरिया कितना है, लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है।
और अगर आपसे पूछी जाती है इसकी शेप कैसी है, तो आपका आंसर होगा इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके बॉर्डर की क्या कंडीशन है। अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो बॉर्डर में क्या क्या आता है, देखो ध्यान से। इसके ईस्ट में क्या आता है, इसके वेस्ट में क्या आता है, इसके साउथ में क्या आता है, और इसके नॉर्थ में क्या आता है। अगर मैं बात करूंगा इसके बॉर्डर की तो ध्यान से सुनना। ईस्ट में है ईस्टर्न घाट, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, साउथ में है नीलगिरी माउंटेन या नीलगिरी हिल, और नॉर्थ में है नर्मदा वैली। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां बताया, यहां पे क्या क्या पाया जाता है। यहां पे धारवाड़, कोडप्पा, ये रॉक पाई जाती हैं। इसीलिए ये क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसे माना जाता है मिनरल्स रिच रीजन माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, खनिज संपन्न क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि जो पेनिनसुला रीजन है ये स्टेबल है या नहीं, तो ये एक प्रकार का स्टेबल लैंड है, यानी कि एक स्थिर भूमि है। और अगर पूछा जाता है इसका स्लोप किधर है, तो स्लोप ईस्ट वार्ड है, यानी कि पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी भाग ज्यादा निचला है। अब इस पूरे के पूरे रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये रीजन आपको कैसा दिखेगा यहां से। ये रीजन आपको कुछ ऐसे यूं दिखेगा भाई। अब आप इसमें अगर आप बात करेंगे यहां से यूं एक माउंटेन फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां से यूं एक माउंटेन फैला हुआ है, और ये हो गया आपका क्या, नीलगिरी माउंटेन। ध्यान से सुनना, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस वाले कॉर्नर पे यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अरावली हिल्स मिलेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे राजमहल हिल है। ओके, यहां पे क्या है, राजमहल हिल है। देखो, ये तो हो गया अरावली, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये हो गया ईस्टर्न घाट। अब इन पहाड़ियों की अगर मैं बात करूंगा तो अरावली हो गई, इसका नाम क्या है, राजमहल। अब हुआ क्या, जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो उसी दरमियान ये प्लेट थोड़ी सी यूं झुक गई, और इस प्लेट के झुकने से जो ये वाला भाग था, इस वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये नीचे की तरफ यूं धंस गया। ओके, और जब ये नीचे की तरफ धंस गया ये वाला भाग, तो इससे हुआ क्या, ध्यान से सुनना। इस वाले भाग के दबने से इधर नीचे की तरफ, भाई इसका ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, यहां पर जो है इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू कहा जाता है, यानी उत्तर पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आगे हुआ क्या, यहां पे इस वाले भाग में यहां पर बहुत सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया। सेडिमेंट का डिपोजिशन होने से अब यहां पे मेघालय का प्लेट्यू आता है, तो यहां पे पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, सबसे पहले कौन सी पहाड़ी पड़ती है, गारो, उसके बाद फिर खासी, और उसके बाद फिर जयंतिया। तो राजमहल और गारो के बीच में जो गैप बना, इसी को राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान पर है, इसीलिए इसको मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि मालदा गैप जो है इसको अलग करता है किससे, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू से। मैं लिख देता हूं इस बात को यहां पे, मालदा गैप या राजमहल
गारो गैप। ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है पेनिनसुला एंड नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय और उत्तर पूर्वी पठार को अलग करता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तर पूर्वी, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पूर्वी पठार को यह क्या करता है? अलग करने का काम करता है। अब यहां पे इसके बीच में आ जाता है दक्कन प्लेट्यू, जो तीन हिस्सों में मिलकर के बना हुआ है। ये क्या है? दक्कन का पठार है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब इस दक्कन के पठार का नाम किस किस के मिलने से दक्कन का पठार बना हुआ है? राइट। चलो मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को उधर ले आता हूं। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये आएगा और तीसरा पॉइंट इधर ये आएगा। दक्कन का जो पठार है ये तीन पठार के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला जो है इसमें, इसी कहा जाता है दक्कन ट्रैप। इसी कहा जाता है कर्नाटका प्लेट्यू। और इसी कहा जाता है आंध्र प्लेट्यू। तीनों मिलकर के दक्कन के पठार का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में? और ये हमारे इंडिया के लगभग ऐसा माना जाता है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। तो एक एक करके अब इसी को समझना है हमें, किसी दक्कन के पठार को। ओके, आप लोग हेडिंग डालेंगे दक्कन प्लेट्यू। सबसे पहली बात, दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट होगा, ये है लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। है ना? ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये जो पठार है, ये पठार बना कैसे है? तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाय फिशर इरप्शन ऑफ लावा। है ना? कैसे बना है ये? तो आपका आंसर होगा लावा के दरारी उद्गार से बना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा दक्कन प्लेट्यू की, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो दक्कन का पठार है, सेम वही पॉइंट, क्योंकि ये पेनिनसुला का एक बड़ा पार्ट कवर करता है ना? मैं लिख देता हूं इसमें, ये क्या है? मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुला। ये क्या है? प्रायद्वीप का एक बड़ा भाग है। अब जो ये पहला इसमें टाइप है वो कौन सा है? दक्कन ट्रैप।
इसके फैक्ट सुनेंगे बहुत ध्यान से। दक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूंगा तो ये माना जाता है कि जो दक्कन का पठार है उसका सबसे नॉर्थ पार्ट है। ओके। विच कॉल्ड महाराष्ट्र प्लेट्यू। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्कन के पठार के उत्तरी भाग को किस पठार के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र का पठार। हिंदी में लिखता हूं मैं, उत्तरी भाग है जिसे महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। यहां पर बेसाल्ट रॉक देखने को मिलती है और यहीं पर देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल। और कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है फिर ये? तो मुख्य रूप से ये दो स्टेट में फैला हुआ है, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र में। और इसी पठार की वजह से यहां पर होता है ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन। तो यहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई है। यहां पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए हैं। आगे बात समझ में क्या हुआ? यहां पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुए हैं। दक्कन ट्रैप के बाद में फिर आता है नेक्स्ट कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटक का पठार। अगर मैं कर्नाटक के पठार की बात करूंगा तो इसमें क्या खास बात है सर? कर्नाटक में लोकेटेड है, सबको पता ही है। खास बात इसमें यह है कि यहां पे धारवाड़ रॉक पाई जाती है और आयरन ओर सीरीज पाई जाती है। है ना? यहां पे क्या है? यहां पे धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। ठीक है। और ध्यान से सुनना, यहां पे धारवाड़ चट्टान और लौह अयस्क पेटी पाई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे क्या होगा? मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। ऐसी सिचुएशन में जो कर्नाटक का पठार है यहां पर एक तो पाया जाएगा कॉपर, और पाया जाएगा यहां पे आयरन ओर। इन दोनों के रिजर्व पाए जाते हैं और कहां पे पाए जाते हैं? नियर कुद्रेमुख हिल, है ना? कुद्रेमुख पहाड़ी के पास भंडार पाए जाते हैं इसके। बाबा बूदान हिल की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो आयरन ओर है, इस आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है कहां के लिए? तो आपका आंसर होगा एक्सपोर्ट टू जापान। यहां से क्या किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, और क्या खास बात है यहां पे? जो
टीले लाइक स्ट्रक्चर है, ऊंचे ऊंचे जो स्थान है ना, यहां पे जो हाईलैंड्स हैं, यहां पर जो उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि को कहा जाता है क्या? मलनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलनाद कहा जाता है। और जब कावेरी नदी इस मलनाद से होकर गुजरती है तो इस इनसे नीचे की तरफ गिरती है और फॉर्मेशन करती है शिव समुद्रम वाटरफॉल का। ओके, किसका फॉर्मेशन करती है? शिव समुद्रम वाटरफॉल का। ओके, यही हाईलैंड्स पर क्या करती है? कावेरी रिवर क्या बनाती है? शिव समुद्रम फॉल। शिव समुद्रम प्रपात बनाती है। ओके, और यहां पे कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, जो कि मिनरल्स रिच मानी जाती है। और याद रखना, यही कारण है कि इस कर्नाटका वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल आयरन ओर पाया जाता है, आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पे गोल्ड रिजर्व भी पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं। नोट करो फटाफट से। हाँ जी, आगे बढ़े। हिंदी भी लिख दिया करो बे, इससे ज्यादा हिंदी और क्या लिखूंगा? फोन करके भी इरिटेट कर रहा था तू। बता, इससे ज्यादा हिंदी क्या लिखूं भाई? ध्यान से सुनना। ये मलनाद क्या है मैंने बताया, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। मलनाद इज इरोडेड रीजन है इसका, है ना। जो मलनाद है ये क्या है? तो आपका आंसर होगा मलनाद अपर्दित क्षेत्र है। मलनाद क्या है? अपर्दित क्षेत्र है। ओके, और यहां पे क्या पाई जाती है? यहां पे नंबर ऑफ वैलीज हैं, यहीं पर वाटरफॉल है, और यहीं पर है क्या नाम है, डेंस फॉरेस्ट। ये सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिंदी में लिख देता हूं मैं। यहां पर घाटी है, जलप्रपात है, सघन वन है। ठीक है, मलनाद वाले क्षेत्र में। ठीक है, एक बार सारे लोग कमेंट में आएंगे जल्दी से। मलनाद वाले क्षेत्र में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मिनरल्स रिच है, मिनरल्स में कोई दिक्कत नहीं है।
पहले ये बताओ, प्लेट्यू वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसी में तीसरा भाग आएगा इसका, आंध्र प्रदेश प्लेट्यू। आंध्र प्रदेश पठार की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या खास बात है? आंध्र प्रदेश का जो पठार है, ओके, इसकी अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ये एक एंशियंट प्लेट्यू है। ये एक प्राचीनतम पठार है। और यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कौन सी नदियों का बेसिन है, तो आपका आंसर होगा हेयर कृष्णा गोदावरी रिवर फ्लो, है ना? कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहां पे? तो आपका आंसर होगा यहां कृष्णा और गोदावरी बहती हैं। अब क्योंकि यहां पे कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है, तो इसी से यहां पे एक वर्ड लिया जाता है, के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, केजी बेसिन, यानी कृष्णा और गोदावरी नदियों का क्षेत्र। तो इस पठार में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से केजी बेसिन वाला रीजन है। और याद रखना, जो केजी बेसिन वाला रीजन है, इस रीजन में पाई जाती है एक तो फर्टाइल सॉइल, और इस फर्टाइल सॉइल में राइस का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? तो आपका आंसर होगा इसमें धान का उत्पादन होता है। और धान का उत्पादन होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है भारत का धान का कटोरा। ठीक है ना? बाकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें और क्या खास है इस वाले प्लेट्यू में? इस प्लेट्यू के आसपास यहां पे माइका के रिजर्व पाए जाते हैं, बॉक्साइट के रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ यहां पर मैग्नीज भी मिलता है देखने को। इन तीनों के यहां पे रिजर्व पाए जाते हैं, यानी कि भंडार पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा कौन सा प्लेट्यू? तो आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का पठार, यानी कि दक्कन का पठार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
केजी बेसिन का मतलब हो गया, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। केजी बेसिन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एरिया ऑफ, केजी बेसिन का मतलब होगा एरिया ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र, कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र क्या कहलाता है? केजी बेसिन कहलाता है। ओके। कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म दिवस है कल के दिन। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बाद आपकी क्लास की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा, 1.25 घंटे की क्लास कर दी जाएगी, 1 घंटे 15 मिनट प्रॉपर आप लोगों की क्लास चलेगी। और जैसे ही ये वाला टॉपिक फिनिश होगा, माउंटेनियस पासेस और प्लेट्यू के क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए जाएंगे। ओके, हो गया यहां तक पूरा? अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप, शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू। इसे क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, है ना? इसे उत्तर पूर्व पठार कहा जाता है। और मैंने पहले भी बता चुका हूं, आज की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ये प्लेट्यू है ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा पार्ट ऑफ पेनिनसुला। राइट। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये प्रायद्वीप का भाग है। किसका भाग है? ये प्रायद्वीप का भाग है। एक्चुअल में इसमें 3 पहाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से गारो आता है, एक खासी आता है और एक जयंतिया आता है। वैसे मैं इनको करा चुका हूं, है ना? गारो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो खासी, और नेक्स्ट कौन सा है? जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। आगे बात समझ में? तीनों पहाड़ियों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। अगर मैं खासी पहाड़ी की बात करूंगा तो इसके एरिया में क्या आता है? मौसिन राम आता है। और यहीं पर होती है क्या? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। यहां पर होती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा। आगे बात समझ में? यहां पर क्या होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अब एक बात बताओ, जब यहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होगी तो ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट कैसे होंगे यहां पे? हाई डेंस या लो डेंस?
हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना, इन तीनों पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? यही पहाड़ी है, इस पे पड़ती है शिलोंग पीक। भाई शिलोंग क्या है? यहाँ की कैपिटल भी है। आप लोगों ने अच्छे से सुनाई होगा कि शिलोंग क्या है, यहाँ की कैपिटल है। तो शिलोंग पीक जो है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1965 मीटर। तो ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी कहाँ की? पूरे के पूरे मेघालय की। वहीं अगर हम गारो पहाड़ी की बात करेंगे, तो इस पर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है नॉकरेक, और 1412 मीटर इसकी हाइट है। ये गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। बट नॉकरेक जो है ये जानी जाती है किसके लिए? तो आपका आंसर होगा, नॉकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आगे इसी में अगला पॉइंट होगा शिलोंग के पठार में, कि यहां पर ध्यान से सुनना, हाई डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना? पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। यहां पर अति सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे टर्सरी कोल पाया जाता है। यहां पर तृतीयक कोयला पाया जाता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, तृतीयक कोयले का क्या मतलब है? कोयले को टाइमिंग के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्बोनिफेरस कोल, यानी कार्बोनिफेरस युग का कोयला। एक होता है फिर गोंडवाना कोयला, और एक होता है फिर लास्ट वाला टर्सरी कोयला। यानी कि हम यूं कह सकते हैं थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है इस बेसिकली। इसमें पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला आता है। तो यहां पर जो ये टर्सरी कोयला पाया जाता है, इसमें सिलिका का जो अमाउंट होता है वो होता है ज्यादा। इसीलिए यहां पर विस्फोट होने का डर रहता है। तो सरकार कहती है जी हम यहां पे माइनिंग नहीं करेंगे। लेकिन यहां के लोग इलीगल माइनिंग करते हैं। यहां के लोग क्या करते हैं? यहां पे इलीगल माइनिंग करते हैं, जिसे कहा जाता है रैट होल माइन। क्या कहा जाता है इसको? रैट होल माइन कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा कोयले के खनन से है। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आयरन ओर भी पाया जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये किसका पार्ट है? पेनिनसुला का पार्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे लाइमस्टोन भी देखने को मिलता है। लाइमस्टोन देखने को मिलता है यहाँ पे। और देखने को मिलता है यहाँ पे क्वार्ट्ज, यानी कि यहाँ पर लौह अयस्क। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो चूना पत्थर, और यहीं पर क्वार्ट्ज देखने को मिलता है। इन सबके रिजर्व पाए जाते हैं। ओके, नोट करो जल्दी से।
नोट हुआ? आगे बढ़े, चलो। एक पॉइंट और समझना यहां, मैं यहां पर ध्यान से सुनना भाई। देखो, अगर वैसे बंबू की बात की जाए तो क्यून ऑफ बंबू किसे कहा जाता है? बांस की रानी किसे कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है ना? लेकिन यहां पर एक विशेष प्रकार का बांस है जिसे कहा जाता है मैलीकोना, है ना, जिसे नाम दिया जाता है मैलीकोना बैसीफेरा। ठीक है, इसे कहा जाता है मेलोकोना बैसीफेरा। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये एक बंबू स्पीसीज है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये एक बांस की प्रजाति है। अब दिक्कत क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि इस पर आने वाला जो बांस है, इस पर आने वाला जो फूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस पर आता है बड़ा फूल, और इस बड़े फूल को खाने से जो चूहों की संख्या है, चूहों में वृद्धि होती है। और जब चूहों में बड़े स्तर पर वृद्धि होती है तो ये वहां पे बियर हाउसेस में रखे हुए जो क्या नाम है अनाज के भंडार होते हैं उनमें घुस जाते हैं और उसको बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। तो इसलिए इसके कारण अकाल की स्थिति बनती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या बनता है? अकाल बनता है। ओके, ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि मेलोकेना वेसिफेरस जो है वो क्या है? बम्बू की स्पीसीज है। और ये जो अति सघन वन पाए जाते हैं, इनको काट करके यहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। यहां पर क्या किया जाता है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। ओके, क्या किया जाता है यहां पे? स्थानांतरित कृषि में बड़े स्तर पर भाग लिया जाता है। ओके, और ये जो मेघालय का पठार है, इसी का जो एक्सटेंशन है वो असम में देखने को मिलता है। किस नाम से? तो मैं यहां लिख देता हूं, असम में उसे किस नाम से जाना जाता है? इसी के विस्तार को असम में कहा जाता है कार्बी एनलोंग प्लेट्यू। असम में इसी कहा जाता है कार्बी एनलोंग पठार। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ओके, पहले मुझे कमेंट करके सारे लोग ये बताएंगे आज की क्लास कैसी रही। और मैंने नेक्स्ट क्लास से बोला हुआ है कि कोशिश करेंगे कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास हम लोग आपको दे पाएं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो, है ना। इंडियन ज्योग्राफी तो खूब बढ़िया तरीके से चल रही है। और हाँ, क्लास एंड होने के बाद आप लोग जल्दी से यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां जाके वीडियो को एक बार चेक करेंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे कि हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, ये वाला या फिर उस वीडियो में जो करा रखा है वो वाला। कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना, आपको लगता है कि वो यूजफुल है आपके लिए, तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी ड्रॉबैक लगता है तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब ईमानदारी से आप लोगों को रिव्यू करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी तारीफ करनी है आपको। ओके, तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करता हूं अगली क्लास में जो प्लेट्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ओके, है ना। फिर इसके कल छुट्टी है, कल मैं इसके बैठकर क्वेश्चंस रेडी कर दूंगा बढ़िया तरीके से। फिर क्या है, ये चैप्टर भी खत्म, खींच के लेंगे सिलेबस को। बिल्कुल परेशान मत होना, इस बार बहुत कुछ बेहतर करना है ना। चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।